रात के 12 बज रहे थे और मैं जाग रही थी। बात ही कुछ ऐसी परेशानी वाली थी कि मुझे नींद आ ही नहीं सकती थी। वजह माँ की बातें थी, जो उन्होंने मेरी सास के बारे में मुझे बताई थी। मेरे पति गहरी नींद में थे और मैं इन्हीं सोचों में परेशान हो रही थी कि माँ ने जो बातें मुझे बताई है, उनमें कितनी सच्चाई है। मुझे अंदर घुटन होने लगी तो मैं बाहर आ गई। पानी पीकर वापस कमरे में जाने ही लगी थी, जब मैंने अपनी सास को काली चादर ओढ़े कमरे से बाहर निकलते देखा। माँ की बातें मेरे कानों में घूमने लगी कि देखना, वह तुम शादी तो कर रही हो, मगर अपनी सास से बचकर रहना, वह तुझे बसने नहीं देगी। देख लेना, जादू टोना करेगी और तेरा घर तबाह कर देगी। मुझे माँ की बातों पर यकीन आने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह से माँ कह रही थी, उस हिसाब से तो मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म-सितम करेगी। मगर शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। ना सिर्फ मेरी सास बल्कि नंद भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मगर यह सब दिखावा भी तो हो सकता था। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ। मगर मैंने अपनी सास पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वह अक्सर रात के वक़्त उठती और छत पर बने कमरे में जाकर बंद हो जाती। उस दिन मैं माँ से यह सब बातें कर रही थी और माँ ने कहा, देखा, मैं कहती थी ना, तेरी सास जादू टोना करती है, उसे तेरी खुशी अच्छी नहीं लगती। माँ यह बोल ही रही थी कि तभी मेरी बुआ ने हमारी बातें सुन ली, जो थोड़े दिन के लिए आई हुई थी। कहने लगी, तो तुम्हें तो अच्छे से पता है कि वह इस तरह की औरत नहीं है। ये और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर का चोर बोल रहा है। बुआ ने माँ को अच्छा खासा डांट दिया। फिर मुझसे बोली, देखना, अपनी माँ की बातों में मत आना। तुम्हारी सास एक भली मनुष्य है। और फिर वाकई मैंने बहकावे का चश्मा उतार कर देखा तो अपनी सास को अच्छी औरत पाया। अपना शक दूर करने के लिए मैंने एक दिन चोरी-चोरी एक सुराख से छत वाले स्टोर में देखा तो मेरी सास भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत अफ़सोस हुआ। कुछ दिनों बाद मेरा पति शहर से बाहर जा रहा था। उनकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके 1 दिन पहले आने को बोल दिया। दूसरे दिन मेरे पति को जाना था और इसीलिए मेरी सास ने घर पर एक छोटी-सी पार्टी रखी थी। माँ को फ़ोन किया तो फ़ोन ऑफ बता रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे, मगर माँ नहीं आई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे मायके में सिर्फ माँ ही थी और वह भी नहीं आई। मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी सास और नंद मुझे बातें सुनाएँगी, मगर उन्होंने मेरी इज़्ज़त रखी और सबको कहा कि दुल्हन की माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो गई, इसलिए नहीं आ सकी। मेरा पति चला गया तो मैंने फिर से माँ को फ़ोन करना चाहा, मगर फ़ोन अभी भी ऑफ था। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने क्या बात थी, जब से मेरी शादी हुई थी, मेरी माँ मेरे ससुराल वालों से मिलने से कतरा रही थी। मैंने हर बार नोटिस किया था। मेरी शादी भी तो अजीब तरह से हुई थी और मैं शादी से पहले अपने पति को नहीं जानती थी और ना ही कभी देखा था, बल्कि यह लोग कौन थे, हमें पता ही नहीं था। ना हमने कभी एक-दूसरे को देखा था। मेरी शादी बड़ी बुआ ने करवाई थी। मेरे पापा की मौत से पहले बुआ उनको देखने आई थी। उनके कमरे में बैठी हुई थी। पापा बहू बुआ से कुछ बात कर रहे थे, पर मुझे पता नहीं चला क्योंकि वह काफ़ी धीरे बात कर रहे थे और सिर्फ बुआ को ही सुनाई दे रहा था कि पापा क्या कह गए हैं। शायद पापा ने बुआ से कोई वादा लिया था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो एक दिन बुआ को माँ से बातें करते सुना। वह कह रही थी कि सोनाली की शादी वही होगी जहाँ मेरे मरते हुए भाई ने कहा था। इस बात पर माँ ने बहुत शोर मचाया कि वह ऐसा नहीं होने देगी, मगर बुआ ने उन्हें डाँट कर चुप करवा दिया और कहा कि सोनाली की शादी तो उसी लड़के से होगी जिसे मेरा भाई तय करके गया है। मैं यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी कि पापा जाने किसके साथ मेरी शादी तय कर गए हैं। मुझे तो कभी उन्होंने नहीं बताया था। माँ बहुत डर गई थी। शायद माँ उन लोगों को जानती होगी, तभी इतना मना कर रही थी। बुआ ने मुझे पापा का एक खत दिया, जिसमें उन्होंने मुझे वही शादी करने को कहा था, जहाँ वह तय कर गए थे। अपने बाप की आखिरी बात को मानते हुए मैंने हाँ कर दी, तो मेरी माँ का रंग फीका हो गया। मुझसे कहने लगी, वहाँ शादी ना कर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे वह लोग, वहाँ मत कर शादी। मगर मैं पापा की आत्मा को नाराज़ नहीं कर सकती थी। फिर मेरी होने वाली सास और नंद हमारे घर आई तो मेरी सास ने माँ को गले लगाकर उनके कान में कुछ कहा, तो माँ अंदर चली गई और फिर बाहर नहीं आई। मुझे शक हुआ शायद वो लोग एक-दूसरे को पहले से जानती हैं।
शादी के सारे इंतजाम बुआ ने किए। माँ बस मेहमानों की तरह मेरी शादी में 2 घंटे के लिए आई और चली गई। वह मुझसे नाराज थी। मुझे विदा करते वक्त कहने लगी, अब देखना तेरी सास तुझसे इंतकाम लेगी। वह तुझे चैन से नहीं रहने देगी। यह कहते हुए माँ की आंखों में आंसू थे और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने माँ की बात न मानकर अपना नुकसान कर लिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरा पति बहुत अच्छा था और सास और नंद ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। यकीनन माँ को गलतफहमी हुई थी। बुआ तो मेरी शादी करवाकर अपने शहर वापस चली गई, मगर माँ ने मुझे अपने घर बुलाना भी जरूरी नहीं समझा और मेरी बहुत जिद पर कहा कि मैं सिर्फ तुम दोनों मियाँ बीवी की दावत करूंगी। मेरी सास ने बोला, कोई बात नहीं, तुम दोनों दावत पर जाओ। शादी के 1 महीने बाद मेरा पति बाहर चला गया था और मेरी माँ उसको भेजने भी नहीं आई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी क्या इज्जत रह गई। मैं मेहमानों के जाने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो नंद की बातें सुनकर रुक गई। वह अपनी माँ से कह रही थी कि भाभी की माँ को आना चाहिए था। सब मेहमान बातें बना रहे थे। मेरी सास ठंडी आह भरकर बोली, मैं जानती थी कि वह नहीं आएगी। वह मेरा सामना नहीं करना चाहती। नंद कहने लगी, मम्मी आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? कोई तो राज है जिसे आप छुपा रही हैं। मेरी सास कहने लगी, छोड़ो तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए इन बातों को रहने दो। मैं कल खुद उसके घर जाऊंगी, बहू को पता ना चले। आखिर मेरी सास करना क्या चाह रही है और उनके और मेरी माँ के बीच क्या चल रहा है। अगले दिन मेरी सास मुझे कहने लगी, बहू मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने कहा, मुझे भी साथ ले जाए तो कहने लगी, फिर कभी ले जाऊंगी, अभी मुझे देर हो रही है। सास के निकलने के बाद मैं भी उनके पीछे चली गई। मेरी सास मेरे मायके ही गई हुई थी। दरवाजा बजा रही थी। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। वह बेचारी दस्तक देती रही और मायूस होकर पलट आई। मैं उनसे पहले ही घर आ गई। सास को शक न होने दिया कि मैं उसके पीछे गई थी। अगले दिन अभी मैं अम्मा की तरफ जाने का सोच ही रही थी कि मुझे मोहल्ले की एक दोस्त का फोन आया, जो कह रही थी कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं फौरन अपनी माँ के साथ अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा कि उनका ख्याल रखना पड़ेगा, वरना इनकी तबीयत फिर से खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन मैंने माँ से कहा, आप मेरे घर चलिए। मेरी सास ने भी मुझसे कहा था कि अपनी माँ को यही ले आओ। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारी सास की साजिशों में नहीं आऊंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर माँ रोने लगी तो मुझे मजबूरन माँ की देखभाल के लिए अपने मायके जाना पड़ा। मेरी माँ मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। इतना तो मुझे शक हो गया था कि जरूर मेरी सास और मेरी माँ एक दूसरे को जानती हैं, मगर किस रिश्ते से यह समझ नहीं आ रहा था। वह माँ को देखने आई तो मैंने उनसे यह राज पूछा। वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि माँ पहुंच गई और मुझे डांट कर कहा कि तुम अपने घर जाओ। मुझे लगा कि वह भी मेरी सास को अच्छे से जानती हैं। सास और नंद बहुत अच्छी थी और मेरी सास तो मुझे रोज कहती थी कि अपनी बूढ़ी माँ को यहीं पर बुला लो, तुम्हें आराम हो जाएगा और तुम्हारी माँ भी अकेले नहीं रहेगी। मैं माँ को एक दिन लेने गई कि मेरे साथ मेरे घर पर रहो चल के, तो माँ घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो उनके हाथ में एक काले रंग की थैली थी। रोते हुए कहने लगी कि यह थैली जाकर अपनी सास को दे देना, मगर खुद खोलकर मत देखना और अपनी सास को कहना कि मुझे माफ कर दे। माफ करने वाली बात पर मैं चौंक गई कि यह क्या बात हुई। आखिर माँ ने मेरी सास के साथ कुछ गलत किया था जो उनसे माफी मांग रही है। खैर मैंने घर आकर सास को वह काले रंग की थैली दे दी। मुझे जानने का मन हो रहा था कि उसमें ऐसा क्या है, मगर सास ने उसे मेरे सामने नहीं खोला और कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद फिर से मैं माँ की तरफ जाने लगी तो सास ने कहा, उसे यहाँ आने के लिए राजी करो, वह अकेले नहीं रह पाएगी। घर जाकर माँ से कहा तो पिछली बार की तरह माँ फिर एक काले रंग की थैली देकर कहने लगी, अपनी सास से मेरी तरफ से माफी मांगना और उसको यह दे देना। मेरी सास उस थैली को पाकर बहुत खुश थी और जैसे यह एक सिलसिला ही बन गया। जब भी मैं माँ से मिलने जाती तो सास के लिए वह थैली जरूर देती, जिसमें जाने क्या होता था। मैं तो हैरत के सिवा और कुछ भी कर नहीं सकती थी, क्योंकि माँ ने मना किया था देखने से। मैंने सोचा कुछ भी हो, मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि ऐसा क्या होता है थैली में। मैं एक रोज फिर माँ से मिलने गई तो मैंने माँ से कहा कि आज मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी, बड़े दिनों से नहीं खाया।
माँ किचन में गई तो मैं तेजी से माँ की अलमारी का जायजा लेने लगी। पूरी अलमारी में मुझे वो थैली नहीं दिखी और फिर मैंने पूरे कमरे की तलाशी ले ली, मगर वह काले रंग की थैली मुझे कहीं नहीं मिली, जिनमें से रोज माँ एक मुझे देती थी कि सास को दे दो। मैं मायूस होकर कमरे से बाहर जाने लगी थी कि मेरी नजर एक छोटे से संदूक पर पड़ी। संदूक में ताला लगा हुआ था। यकीनन उसी में सारे राज छुपे हुए थे। मैंने आज तक उस संदूक को खुला हुआ नहीं देखा था। जब भी मैं माँ से पूछती तो वह मुझे कहती कि इसमें बहुत पुराना सामान है और मैंने कभी जानने का सोचा भी नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि जो भी राज है वह इसी में है। मैंने चाबी तलाश करनी चाही, मगर उसी वक्त से माँ कमरे में आ गई। बोली, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, माँ इस संदूक को फेंक दे, काफी पुराना हो गया है। इसमें जो सामान है वह अलमारी में रख दे। माँ एकदम से गुस्से में आ गई, बोली, मैं कर लूंगी, तुम खाना खाओ और अपने घर जाओ। माँ के इस अंदाज से मेरा राज जानने का शौक और मजबूत हो गया। दूसरी तरफ सास के काम भी कुछ कम शक वाले नहीं थे। वहां मुझसे थैली लेकर कमरे में चली जाती, घंटों बंद रहती और जब कुछ देर बाद वापस आती तो रोई हुई होती। जाने माँ उनको ऐसा क्या भेजती थी कि खुद भी रोती थी और मेरी सास को भी रुलाती थी। कुछ दिन बाद की बात है कि मेरी सास घर पर नहीं थी, तो मैं मौका देखते ही उनके कमरे में रखी अलमारी के पास गई ही थी कि सास अचानक ही आ गई। पूछने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे कमरे में? मैं घबरा गई और जल्दी से कहा, मैं तो सफाई करने आई थी। वहां मुझे अजीब से अंदाज में बोली, तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, क्या था आखिर उन थैलियों में? मेरी नंद को इन सब बातों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझसे कहती, भाभी इतनी तो बेचैन ना रहा करो, जो राज दफन है उन्हें दफन ही रहने दो। उसकी इन बातों से मुझे शक होता था कि शायद वह बहुत कुछ जानती है। एक दिन मुझे स्टोर की सफाई करते हुए मुझे एक शादी का एल्बम मिला। वह सास की शादी का एल्बम था। तस्वीर देखते हुए मैं एक तस्वीर पर मैं चौंक उठी। वह तो मेरी माँ की तस्वीर थी, जो दुल्हन के साथ बैठी थी। इस बात का सबूत मिल गया कि मेरी माँ और मेरी सास पुरानी जानने वाली थी। मगर माँ ने मेरी सास के साथ ऐसा क्या बुरा किया था कि अब वह इतनी माफिया मांगती थी? मैंने अब फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस राज की तह तक पहुंचना ही है। इसलिए अब की बार माँ ने जैसे ही मुझे काले रंग की थैली दी, मैंने बाहर आकर वह थैली खोली। उसमें एक अंगूठी थी, जो मैंने माँ को कई बार पहने देखे थे। साथ में एक बहुत पुराना कागज भी था, जो कई जगह से खराब हो गया था। मैंने उस कागज के तह खोल कर देखा तो उस पर एक बहुत सी प्यारी सी गजल लिखी हुई थी और आखिर में भेजने वाले का नाम भी लिखा गया था। मगर वहां से कागज फटा हुआ था, तो मैं देख नहीं पाई। यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ अपनी अंगूठी और यह किसी का भेजा हुआ खत मेरी सास को क्यों दे रही है? ऐसा क्या था जो यह सब करने की नौबत आ गई? एक ख्याल यह आया कि ये दोनों अपनी जवानी में दोस्त रह चुकी हैं और एक दूसरे को जवानी में ये सब कुछ भेजा करती होंगी। इसीलिए हो सकता है मेरी माँ सास की दी हुई सारी चीजें वापस कर रही हो। खैर, मैंने उस थैली को वैसे ही बंद कर दिया और जाकर सास को थमा दी। आज वह खुश नहीं लगी। मुझसे कहने लगी कि अपनी माँ को कहना कि अब यहाँ सब भेजने की जरूरत नहीं है। इन चीजों पर मेरा कोई हक नहीं। मैंने पूछा भी कि आप मुझे सारी बात बताएं कि क्या चल रहा है, फिर ही शायद मैं आपकी और कुछ मदद कर पाऊं। मगर सास एक ही बात कहती रही कि अपनी माँ को कहना मैंने उसे माफ किया, वह भी खुद को माफ कर दे। वह सारी थैलियां ले आई और मुझसे कहने लगी, जाओ और अपनी माँ को यह वापस कर दो। मैं अभी अभी तो अपने मायके से आई थी, इसलिए इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरी सास ने मुझे मजबूर कर दिया कि जाओ, अभी अपनी माँ को यह सब देकर आओ। मैं अपनी ससुराल से निकली और एक पार्क में जाकर बैठ गई और थैली खोलकर देखने लगी। मुझे एक खत मिला था। उसमें लिखा था, यहाँ आए 2 माह हो चुके हैं और इन 2 महीनों में मैं तुम्हें कई खत भेज चुका हूँ, मगर तुमने अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया। उस खत के साथ उस थैली में एक सोने की चैन भी थी, जो मैंने कई बार माँ की गर्दन में देखी थी। जितने भी खत थे, सब में अलग अलग तरीकों से प्यार का इजहार किया गया था। एक खत में लिखा था, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मुझे यह बताओ, मेरा क्या कसूर था? सिर्फ तुमसे मोहब्बत तो की थी और मुझे लगता था शायद तुम भी मुझसे मोहब्बत करती होगी, मगर तुमने शायद सिर्फ वक्त गुजारी की। मैं इस बेवफाई के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह सारे खत मेरे पापा के लिखे हुए थे।
मगर यह खत किसको लिखे गए थे? क्या मेरी माँ को? फिर मेरी सास इनको पढ़कर क्यों रोती थी? मुझमें हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से एक कदम भी आगे बढ़ा सकूं। मैंने वहीं बैठे-बैठे अपनी सास और अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि मैं यहाँ पार्क में बैठी हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ही देर में वह दोनों मेरे लिए वहाँ आ गई। सबसे पहले मेरी माँ आई थी। मेरे पास खुली हुई वह सब चीज़ें और खत देखकर माँ की रंगत फीकी हो गई थी। इतनी देर में मेरी सास भी आ गई। उसकी भी वही हालत हुई जो माँ की थी। मैंने कहा, यह मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ और कुछ-कुछ समझ भी रही हूँ। तब माँ बोली, मैं और तेरी सास बचपन की सहेलियाँ हैं। हमारा बचपन और जवानी एक साथ हँसते-खेलते गुज़रा है। मैं तेरी सास को हमेशा अपनी बहन कहती थी और वह मुझे अपनी। कोई भी हम लोगों को देखता तो हमारा प्यार देखकर उसे लगता ही नहीं था कि हम सहेलियाँ हैं, बल्कि वह समझते कि थे कि हम बहनें हैं। इस रिश्ते में दरार तब पड़ी जब तुम्हारे पापा राहुल की फैमिली हमारी गली में शिफ्ट हुई। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे और बहुत जल्द सारे मोहल्ले में उनकी जान-पहचान हो गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे राहुल अच्छा लगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं राहुल को पसंद करने लगी थी, पर वह सोनिया को पसंद करता था और सोनिया भी उसे पसंद करती थी। मुझे बहुत जलन महसूस होती और यह जलन मुझे अंदर से मारे जा रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी सहेली सोनिया से जलन महसूस हुई। सोनिया के घर वाले उसकी शादी किसी अमीर घराने में कराना चाहते थे। इसीलिए राहुल बाहर चला गया कमाने के लिए। वो वहां से खत लिखता था जो मेरे पास पहुंचते थे। पहले तो मैं वह खत सोनिया को दे देती थी, फिर बाद में अपने पास रखने लगी। मैंने एक चाल चली। एक तरफ मैंने सोनिया को यह यकीन दिला दिया कि राहुल वहां शादी कर चुका है, तो दूसरी तरफ राहुल को बता दिया कि तुम्हारी सोनिया अब किसी और को चाहने लगी है। यूं मैंने जलन में आकर दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया और इस तरह सोनिया की शादी हो गई। तो मैंने राहुल को तसल्ली देने के लिए खत लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसके दिल में जगह बना ली थी। वह सोनिया की शादी के 3 साल बाद वापस आया। बहुत कुछ बदल चुका था। उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपने साथ बाहर ही ले गया। धीरे धीरे वह मुझसे मोहब्बत करने लगा। मुझे कभी कभी पछतावा होता था कि मैंने कितना गलत किया है। आखिर जब तुम 16 साल की हुई तो हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए इंडिया शिफ्ट हो गए। इस दौरान मैंने बहुत प्रार्थना की कि हमारा कभी सोनिया से आमना-सामना ना हो, लेकिन किस्मत को यह मंज़ूर नहीं था। एक दावत पर तुम्हारी बुआ और राहुल का सोनिया से आमना-सामना हो गया। फिर सारी हकीकत सामने आ गई। राहुल मुझ पर बहुत गुस्सा हुए, फिर धीरे-धीरे उनका गुस्सा कम हुआ, मगर हम अब पहले जैसे ना रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक-दूसरे के साथ थे। फिर तुम्हारे बाप को जाने क्या सूझी कि कहने लगा कि तुम्हारी शादी सोनिया के बेटे से करेगा। मैं डर गई थी। सोनिया अपना बदला मेरी बेटी से ले लेगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देगी। इसलिए इतनी कोशिश की कि तुम्हारी शादी यहाँ पर ना हो। इस सब के बावजूद मैं उससे नज़र नहीं मिला सकती थी, क्योंकि मैं बेहद शर्मिंदा थी। मैंने यह सब सोनिया को इसलिए भेज दिया क्योंकि यह उसी की अमानत थी, जिस पर मैं अपना हक जमा कर बैठी थी। मैं जानती थी उसने राहुल की निशानी को अपनी बहू इसलिए बनाया है ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो, मगर फिर भी जो मैं कर चुकी थी उसका डर तो था ही दिल में। फिर मेरी सास बोली, मैंने प्रिया को अपनी बेटी बनाया है, किसी बदले के लिए इसे बहू नहीं बनाया। और हाँ, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था, यह सोचकर कि शायद राहुल मेरे नसीब में था ही नहीं। मेरी माँ और सास गले लगकर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उनके गिले-शिकवे और नाराज़गी खत्म हो चुकी थी। कुछ अरसे बाद मेरी सास मेरी माँ को अपने साथ अपने घर ले आई थी और अब हम सब मिल-जुल कर रहते थे। बेशक मेरी माँ ने बहुत गलत किया था, मगर यह मेरी सास की हिम्मत थी कि उन्होंने बदले के बजाय मेरी माँ को माफ़ कर दिया और ऊपर वाला तो माफ़ करने वालों को पसंद करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।